तो आज हम देखेंगे क्लास 11th हिंदी मीडियम की जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीव विज्ञान हमने देख लिया था। जीव विज्ञान के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था और जीव विज्ञान में हमने विशेष लक्षणों के बारे में, जैसे जीवधारियों के क्या लक्षण हैं और क्या वर्दी, जनन, वर्दी भी देख ली थी, जनन भी, आदि सभी के विशेष लक्षण। या आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे अपने चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में क्या देखेंगे कि जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता पाई जाती है। देखो क्या होती है जीव जगत में विविधता, मतलब जैव विविधता क्या होती है? क्या होती है जैव विविधता? जैव विविधता, विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखो, जैव यानी जीव और विविधता अर्थात विभिन्नता। जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विविधता या विभिन्नता, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहती है। ठीक है, समझ में आ गई जैव विविधता क्या है? अब देखो, जैव विविधता हमारे मतलब विश्व में कितने भी, जैसे आपने कई पौधे, कई प्रकार जीव, अनेक प्रकार जीव है, और वो तो हम एक ही तो पढ़ नहीं सकते, तो वो कितने प्रकार के पहले वो देखते हैं। पूरे विश्व में 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जातियां पाई जाती है। जीवों की जातियां पाई जाती है। जातियों को इंग्लिश मतलब जातियों को स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज, जातियां पाई जाती है। देखो, अब हम पूरे विश्व में 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती है। तब उसका नाम जैसे आप देखेंगे कि जैव विविधता। अब जैव विविधता में 1.7 मिलियन जातियां पाई जाती है। तो अब इस जैव विविधता में जीव कितने हैं, पादप कितने हैं और सूक्ष्म जीव कितने हैं वो देखेंगे। अब जीव है 70% जीव, 70%। देखो 70% तो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, 70% तो जंतु है, जंतु पाए जाते हैं पूरे। ठीक है, और 22% वनस्पति पाई जाती है, 22% वनस्पति पाई जाती है, और 8% क्या पाया जाता है? 8% सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया 70% जंतु, 22% वनस्पति और 8% सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं 1.7 मिलियन 1.8 मिलियन जातियों में। तो 70% जंतुओं में इनमें क्या पाया जाता है? इनमें 70% ही कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इन्हें ऑर्थोपोडा संघ में रखा गया, कीड़े मकोड़े आप लिख लेना, ऑर्थोपोडा। ठीक है, अब एक जैविकता पता चल गया, जैविकता क्या है। ठीक है, जीव जंतु पहचानी विविधता। अब देखो इतने सारे जंतु है, उनको एक एक तो पढ़ नहीं सकते, तो इसके लिए देखो 1.7 मिलियन 1.8 मिलियन जंतु है। अब ये देखो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जीव या जंतु पाए जाते हैं, तो अब इनको एक एक तो पढ़ नहीं सकते, तो इनको वर्गों में विभाजित किया गया, वर्गों में। जैसे देखो 1 लाख जीवों को समानता के आधार पर, कोई समानता के आधार पर उसको एक वर्ग में रख दिया। तो अब एक वर्ग को पढ़ेंगे ना, तो पूरी के पूरे 1 लाख जंतु वाले पता चल जाएगा। उसी प्रकार उनका वर्गीकरण किया गया है, इसीलिए वर्गीकरण आवश्यक हो गया। वर्गीकरण आवश्यक क्यों? आपको प्रश्न पूछा जाए वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, आवश्यक क्यों? देखिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि वर्गीकरण में वर्गों में, जैसे 1 लाख वर्गों में बांट दिया, तो 1.7 मिलियन आप जाति तो पढ़ नहीं सकते, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जाति तो पढ़ नहीं सकते। तो 1 लाख वर्गों में, 1 लाख वर्ग से कितने वर्ग में बांट दिया, तो उनको 1 लाख जीवों को एक वर्गों में रख दिया। तो हम वर्गीकरण को मतलब जीवों को जान सकते हैं कौन कौन सी जीव है। अब हमने देख लिया कि जीव विविधता जैव विविधता देख लिया। अब देखेंगे कि हम कोई जीव है उसका पहचानेंगे कैसे, पहचानना किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो देखो हमने देख लिया जीव विविधता, तो अब क्या देखेंगे कि वर्गीकी क्या है, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। अब हम देखेंगे वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान है क्या, टेक्सोनोमी है क्या। वर्गीकरण में उपयोग होने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना। ठीक,
वर्गीकरण में उपयोग होने वाले सिद्धांतों विधियों का अध्ययन करना ही वर्गीकरण कहलाता है। और दूसरे शब्दों में कही तो जीवों की पहचान करना, नामकरण करना और वर्गीकरण करना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, अब वर्गीकरण देख लिया, वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी हमने देख ली। अब हम देखेंगे सिस्टेमेटिक्स क्या है। देखो, जीवों के प्रकार एवं उनकी विभिन्नता का अध्ययन करता है का अध्ययन एवं विविधता एवं उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करना। पाए जाने वाले जीवों के प्रकार एवं उनकी विविधता एवं उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करना ही इसमें अध्ययन किया जाता है सिस्टेमेटिक्स में। अध्ययन करना ही सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। अध्ययन करना ही सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। मैटिक्स कहलाता है। देखो, जीवों के प्रकार, उनकी विविधता एवं उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करना। उनके बीच क्या संबंध पाए जाते हैं, जीवों के प्रकार और उनकी विविधता का अध्ययन करना ही सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। हमने देख लिया सिस्टेमेटिक्स। अब देखो, सिस्टेमेटिक्स तो ये देख लिया कि जीवों के प्रकार, विविधता का अध्ययन करना। अब देखेंगे सिस्टेमेटिक्स बना कैसे। सिस्टेमेटिक्स शब्द है ना, वो लैटिन भाषा के सिस्टेमा से बना है। लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के सिस्टेमा, लैटिन भाषा के सिस्टेमा से बना है। सिस्टेमा से बना है, सिस्टेमा से बना है। सिस्टेमा किससे बना है, सिस्टेमा से बना है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित व्यवस्था बना है, जिसका अर्थ क्या है, जीवों की नियमित व्यवस्था। जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या देखेंगे, जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टेमेटिक शब्द से बना है, जिसको अर्थ है जीवों की नियमित। सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा से बना, आप लिखेंगे, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। अब देखो, सिस्टेमेटिक्स का भी पता चलेगा किससे बने। अब देखेंगे इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। केरोलस लीनियस ने, केरोलस लीनियस ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। केरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम उपयोग किया, सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, ये देख लिया कि केरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया, सर्वप्रथम केरोलस लीनियस ने किया। और किससे बना है, लैटिन भाषा के सिस्टेमा से बना है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। अब देखेंगे कि हमने यह पॉइंट लिखते चलिए, ये नोट्स नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और अब देखो, केरोलस लीनियस ने लिया सिस्टेमेटिक्स। अब सिस्टेमेटिक्स ये पर्सन केरोलस लीनियस सर्वप्रथम सिस्टेमेटिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, केरोलस लीनियस ने किया था। ठीक है, केरोलस लीनियस देख लिया। अब आगे देखेंगे कि केरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक, केरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक का टाइटल क्या रखा था। अपनी पुस्तक का टाइटल सिस्टेमा, टाइटल क्या रखा, सिस्टेमा नेचुर, सिस्टेमा नेचर रखा, सिस्टेमा नेचर रखा। केरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक का टाइटल भी सिस्टेमा नेचर रखा। केरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था सिस्टेमेटिक का। और सिस्टेमेटिक्स है क्या कि जीवों की विविधता, जीवों के प्रकार, उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करना ही सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। और लैटिन भाषा की सिस्टेमा से बना। अब हम देखेंगे आगे। देखो, पहचान में देख लिया, जीवों का नामकरण, वर्गीकरण तभी संभव जब पता चलेगी वो जीव है क्या। फिर देखेंगे कि जीवों के गुणों के आधार पर जीवों की पहचान करते हैं। अब जीवों के गुणों के आधार पर जीवों की पहचान कर सकते हैं। तो पहचान कैसे करते, जीवों को सही नाम चुनना ही पहचान कहलाता है। जीवों का सही नाम देते हैं नाम, सही नाम चुनना ही पहचान कहलाता है। सही नाम चुनना ही पहचान कहलाता है, पहचान कहलाता है। जीवों का सही नाम चुनना ही पहचान कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्गीकरण में मौलिक सिद्धांतों में नामकरण। अब वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत में अब हम देखेंगे नामकरण, नेमिंग। अब देखो, नामकरण क्या होता है। प्रत्येक जीव का नामकरण कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले पहचान होनी चाहिए वो जीव है क्या, तभी हम नाम कर सकते हैं। समानता के आधार पर नामकरण कर सकते हैं। और जीव है क्या उसके आधार पर नामकरण कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले देखेंगे कि कोई जीव है। ठीक है, अब अपने भूल गया पर
प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम, देखो नामकरण क्या, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम है, वैज्ञानिक नाम होता है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक या वैज्ञानिक नाम, मानक या वैज्ञानिक नाम होता है। वैज्ञानिक नाम होता है, प्रत्येक जीव का मानक या वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे देखिए, अब जीवों का नाम पहले हम पहचान करेंगे जीव है क्या, तो पहचान की ना, पहचान करी ना, तो पहचान से वो जीवों का पता चल गया कि कितने जीव। अब हर देश में या हर स्थानीय लोगों के द्वारा अलग अलग नाम, स्थानीय लोगों के द्वारा अलग अलग नाम रखे गए। तो हर मतलब जो अलग समस्या है, अलग अलग जगह पर नाम अलग अलग होने के कारण अलग अलग समस्या है, उसी को दूर करने के लिए नामकरण की पद्धति अपनाई गई, जिसमें प्रत्येक जीव का एक मानक वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे और जिस पूरे विश्व में माना जाता है, जिसे पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है, विश्व में स्वीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, उसी ही हम स्वीकार किया जाता है, उसी ही मतलब द्विपदनाम या पदनाम प्रक्रिया कहते हैं, पदनाम। अब देखो नामकरण, वर्गीकरण या मौलिक सिद्धांत में नामकरण आता है। नियमित प्रत्येक जीव का एक मानक और वैज्ञानिक नाम होता है। वैज्ञानिक नाम होता है, जैसे कोई स्थानीय देशों पर जैसे पहचान की गई जीवों की, तो हर देश में स्थानीय नाम अलग अलग अपने नाम रखे गए, तो इसके कारण अलग अलग जैसे भ्रम उत्पन्न हुआ ना, तो उसको दूर करने के लिए, मतलब अलग जगह पर अलग अलग नाम रखे गए, तो उसको दूर करने के लिए वैज्ञानिक ने मतलब वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक नाम है। तो प्रत्येक जीव का एक मानक या वैज्ञानिक नाम होता है, जो पूरे विश्व में जाना जाता है, उसे पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है, तो अब ये मतलब पादप हो गई, पादपों में ये बनाता कौन होता है, पादपों में मतलब पादपों के वैज्ञानिक नाम बनाने कौन बनाता है, वैज्ञानिक नाम, पादपों के वैज्ञानिक नाम अंतर्राष्ट्रीय नियमावली होती है, और जंतुओं की भी अंतर्राष्ट्रीय नियमावली होती है। पादपों के वैज्ञानिक नाम बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय नियमावली, अंतर्राष्ट्रीय नियमावली नियमावली क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। ये पादपों के वैज्ञानिक नाम को कौन बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम होता है। वैज्ञानिक नाम, पादपों का वैज्ञानिक नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN बनाते हैं। अब पादपों का ये हो गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, और जंतुओं का वैज्ञानिक नाम कौन होता है, जंतुओं में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। पादपों के लिए बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और जंतुओं के लिए जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर अंतर्राष्ट्रीय नियमावली है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम बनाती है, और यही नामकरण है, जो मतलब प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम होता है। अब देखो नामकरण की क्या पद्धति है, प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, उसे पूरे विश्व में जाना जाता है। आप उसका उदाहरण देखिए, तो प्रत्येक नाम है, जैसे आम है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। इसमें पहला पद है, अब देखो आम का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। अब इसमें देखो ये जेनेरिक नाम है, देखो मेंजीफेरा इंडिका, ये द्विपदनाम पद्धति है। द्विपदनाम पद्धति होती है पदनाम पद्धति। इसमें दो शब्द होते हैं, जैसे पहला वंश को बताता है, वंश नाम बताता है, और दूसरा जाति को बताता है। और पहला वंश जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। देखो स्पेसिफिक एपिथेट और वंश को जेनेरिक नाम बताता है, मेंजीफेरा इंडिका। अब द्विनाम पद्धति किसने दी,
केरोलस लीनियस ने, आप इसे याद रखिए, केरोलस लीनियस ने द्विपदनाम पद्धति दी थी। अब देखो इसमें द्विपदनाम पद्धति में क्या है कि आम का नाम है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। तो आम का मेंजीफेरा इंडिका, तो इसमें पहला नाम है ना वो वंश को बताता है और दूसरा नाम जाति को बताता है, और वंश को कहते हैं जेनेरिक नेम और जाति को कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। अब मेंजीफेरा इंडिका, अब पहले शब्दों, अब द्विपदनाम पद्धति है, उसके कुछ नियम भी है। अब सबसे पहले देखिए द्विपदनाम पद्धति केरोलस लीनियस ने दी थी। किसने दी थी द्विपदनाम पद्धति? आपको दिखाई दे रहा है कि केरोलस लीनियस ने द्विपदनाम पद्धति दी थी। केरोलस लीनियस के अनुसार द्विपदनाम पद्धति दी गई है। ठीक है। अब आम का मेंजीफेरा इंडिका, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिका मेंजीफेरा वंश को बताता है और इंडिका जाति को बताता है। अब इंडिका का क्या अर्थ है? फ्रॉम इंडिया। आप ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि ये क्या है, क्योंकि इंडिका मतलब इंडिया से बना हुआ है, इसका अर्थ है फ्रॉम इंडिया। कहाँ का आम है? इंडिया का आम, फ्रॉम इंडिया। तो ये पूछे जाने वाले सवाल है, तो आप इसको देख लीजिए, मेंजीफेरा इंडिका दे देंगे और फ्रॉम इंडिया ये पूछ लेंगे, फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम इंडिया से। आम का मेंजीफेरा, अब जैसे होम, अब मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, देखो होमो सैपियंस, होमो वंश को बताता है, जेनेरिक नेम वंश, और सैपियंस जाति को बताता है। ठीक है। अब होमो सैपियंस होमो वंश को बताता है और जाति, ये है द्विपदनाम। और पहले शब्द को कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, जैसे होमो, और सैपियंस को स्मॉल लेटर, दूसरे वंश के नाम को कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, और जाति के नाम को सैपियंस मतलब उसको स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। अब मानो का होमो सैपियंस। अब तीसरा देखेंगे, अब आप देखेंगे तीसरा नाम है कि किसका देंगे। आप देखिए बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगोलेसिस, और देखो फाइकस बेंगोलेसिस में ये कहाँ से है? इसमें वंश, पहला वंश को बताता है, दूसरा जाति को बताता है। इसमें फ्रॉम बंगाल से, फ्रॉम बंगाल। अब इसे देख लीजिए, फ्रॉम बंगाल, बरगद का फ्रॉम बंगाल। ठीक है। अब देखेंगे घटपर्णी पादप, घटपर्णी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घटपर्णी वैज्ञानिक, अब बरगद का है नेपेंथेस खांसिया। देखो नेपेंथेस खांसिया ना उसका वैज्ञानिक नाम है, घटपर्णी मेघालय से उसका। तो इसमें ये कहाँ से है? इसमें वंश और जाति को बताता है, ये वंश को बताता है और ये जाति को बताता है। अब खांसिया मतलब फ्रॉम खांसी, अब याद कर लीजिए, फ्रॉम खांसी, फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम सैपियंस और फ्रॉम इंडिया। ठीक है। अब आपने नामकरण पद्धति देख ली। अब नामकरण पद्धति के कुछ नियम कि हम इस नामकरण पद्धति को कैसे लिखते हैं, वो सभी नियम अब देखेंगे। अब द्विपदनाम पद्धति, उसने द्विपदनाम पद्धति को देख लिया था। अब द्विपदनाम पद्धति के देखो कैसे लिखा जाता है, नियम क्या है। देखो द्विपदनाम पद्धति दो पद की होती है, वंश और जाति को बताता है, तो ये देख लिया था। अब देखेंगे पहला नियम क्या है। देखो द्विपदनाम पद्धति का पहला नियम है कि जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम होते हैं ना, वैज्ञानिक नाम लेटिन भाषा के, वैज्ञानिक नाम लेटिन या ग्रीक भाषा के होते हैं, प्राय लेटिन व ग्रीक भाषा के होते हैं। आप समझ लीजिए, लेटिन लिख लेंगे, लेटिन व ग्रीक भाषा के होते हैं, लेटिन व ग्रीक भाषा के होते हैं, लेटिन व ग्रीक भाषा के होते हैं, लेटिन व ग्रीक भाषा के होते हैं। वैज्ञानिक नाम लेटिन व ग्रीक भाषा के होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, अक्षरों में लिखे जाते हैं। और देखो वैज्ञानिक नाम जैसे प्राय होते हैं वो लेटिन व ग्रीक भाषा के होते हैं, तिरछे अक्षरों में जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक नाम की उत्पत्ति कहीं भी उत्पत्ति हुई तो लेकिन फिर भी उनका मतलब लेटिनीकरण किया जाएगा, लेटिनीकरण कर रखा जाएगा, लेटिन भाषा में रखा जाएगा, लेटिनीकरण करके जाना चाहिए। उत्पत्ति कहीं हो चाहिए, उसको लेटिनीकरण करके रखा जाएगा। ठीक है। अब वैज्ञानिक पद्धति तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। और वैज्ञानिक नाम होता है ना, वैज्ञानिक नाम, जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम
में वैज्ञानिक नाम है पहला शब्द कैपिटल होता है, कैपिटल अक्षरों से शुरू होता है, कैपिटल अक्षर से शुरू होता है पहला शब्द। और दूसरा शब्द स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ठीक है, स्मॉल लेटर से शुरू होता है। अब वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द कैपिटल और दूसरा स्मॉल से। और अब तीसरे देखेंगे, तीसरा क्या है कि वैज्ञानिक नाम पहला कैपिटल से। अब तीसरा है कि वैज्ञानिक नाम है ना, या जैविक नाम लिख देते। जैविक नाम में पहला शब्द, जैसे मेंजीफेरा इंडिका है, मेंजीफेरा इंडिका में पहला शब्द वंश को बताता है और दूसरा शब्द जाति को बताता है। जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट। पहला शब्द वंश को और जाति को बताता है जैविक नाम। ये लिख लीजिएगा कि जैविक नाम में वैज्ञानिक नाम में पहला शब्द वंश को बताता है और दूसरा शब्द जाति को बताता है। अब चौथा लिखें कि वैज्ञानिक नामों को हाथ से लिखने पर देख लीजिए आराम से। वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखने पर अक्षरों दोनों पदों को अलग अलग लिखना होगा, और अंडरलाइन किया जाएगा। और कंप्यूटर से लिखने पर तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लैटिन उद्भव को बताता है, लैटिन भाषा को बताता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम हाथ से दोनों पदों को अलग अलग अंडरलाइन या कंप्यूटर तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। यदि हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करना पड़ेगा और दोनों पदों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, और यदि कंप्यूटर के द्वारा लिखा जाता है तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वैज्ञानिक नाम है ना, वैज्ञानिक नाम जब तक अधूरा है, ये नीट में भी पूछा गया है कि वैज्ञानिक नाम कब तक अधूरा है। ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछा गया कि वैज्ञानिक नाम जब तक वैज्ञानिक नाम अधूरा है कब तक। जब देखो मेंजीफेरा इंडिका आप समझिएगा, मेंजीफेरा इंडिका अब ये अधूरा है जब तक इसके आगे उसके बनाए जैसे स्पीसीज जाति किसने बनाई थी उसका संक्षिप्त में न लिखा हुआ हो लीन, तब तक अधूरा है। कि मेंजीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम कब तक अधूरा है, जब तक कि उसके आगे उसके जैसे कैरोलस लीनियस द्वारा जाति बनाएगी, कैरोलस लीनियस द्वारा बनाया गया था और उसका नाम नहीं लिखा गया, तब तक अधूरा है। लेकिन इसमें आप पूछ सकते हैं कि मेंजीफेरा इंडिका ये सही है या ये दोनों मेंजीफेरा इंडिका केवल ये सही है या ये सही है। इसमें आपको लिखना होगा लीन वाला, मतलब जिसके आगे कैरोलस लीनियस का संक्षिप्त में लिखा हुआ है। ये है द्विपद नाम पद्धति के नियम। तो आप इसे पूरा लिख लीजिए द्विपद नाम पद्धति के नियम।